इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के उस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक हवाई ऑपरेशन माना जाता है। इसराइल से उड़े एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक के बाद प्लेन को युगांडा में उतारा गया। युगांडा का तानाशाह इदी अमीन हाईजैकर्स का समर्थन कर रहा था। प्लेन में सवार इजरायली नागरिक को छुड़ाना था, वो भी दुश्मन देश में घुसकर। काम लगभग नामुमकिन था, मगर मोसाद और इजरायली कमांडो करीब 100 लोगों का ग्रुप सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाकर उस रात जो कारनामा कर दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। दिन था 27 जून 1976। करीब रात के 11 बजे एक एयर फ्रांस का एयरप्लेन A320-203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज़्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब प्लेन को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। एथेंस से प्लेन में 58 और मुसाफिर सवार होते हैं और इन 58 मुसाफिरों में से वो 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। चार आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे, जबकि बाकी तो जर्मन रिवोल्यूशनरी सेल से जुड़े थे। रात ठीक 12:30 बजे प्लेन को टेक ऑफ करते ही अचानक चारों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उसकी सीट पर बैठ जाता है। पायलट और सभी मुसाफिर अब उनके कब्जे में थे। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर्स पेरिस की बजाय प्लेन को लीबिया के शहर बेंगाजी ले जाते हैं। बेंगाजी में प्लेन में ईंधन भरा जाता है। इस दौरान हाईजैकर्स प्लेन में सवार एक ब्रिटेन में पैदा हुई एक इजरायली महिला को बीमार होने की वजह से वहीं पर रिहा कर देते हैं। बेंगाजी में करीब 7 घंटे तक रुकने के बाद प्लेन एक बार फिर उड़ान भरता है। हाईजैकर्स के इशारे पर इस बार प्लेन का रुख अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ था। अब दिन था 28 जून 1976। वक्त था दोपहर के 3:15। एंटबे एयरपोर्ट, युगांडा। अब मामला सचमुच खतरनाक हो गया था, क्योंकि युगांडा की जिस सरजमीन पर प्लेन उतारा गया, वहाँ का तानाशाह इदी अमीन इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा था। और इससे पहले कि इजरायली कुछ सोच पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एंटबे एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद था किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। एंटबे एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 जवान मौजूद थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले रखा था। इसके बाद प्लेन से एक एक कर सारे मुसाफिरों को नीचे उतारा जाता है और उन्हें एयरपोर्ट की उस ट्रांजिट हॉल में ले जाया जाता है जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे गुजर चुके थे और प्लेन के हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी ना सिर्फ इदी अमीन को थी, बल्कि हाईजैकर्स को उसका खुला समर्थन भी था। कहते हैं कि इदी अमीन हर रोज खुद एंटबे एयरपोर्ट आता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। 28 जून 1976 को विमान हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी। हाईजैकर्स का मकसद था इजराइल की जेलों में बंद अपने फिलिस्तीनी भाइयों को छुड़ाना। इसराइल की जेलों में करीब 40 फिलिस्तीनी आतंकवादी जो कैद थे। इसके अलावा कीनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों की भी रिहाई चाहते थे। टोटल 53 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग रखी। मांग ना माने जाने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को 1 जुलाई 1976 की सुबह से एक एक कर मार डालने की धमकी दी। इसराइल सरकार को मांगे मानने के लिए सिर्फ 48 घंटों का वक्त दिया गया। युगांडा की सेना एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में कैद मुसाफिरों को 2 ग्रुप में बांट देती है। जितने गैर इजरायली नागरिक थे उन्हें एयरपोर्ट के ही वेटिंग हॉल में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जबकि एयर फ्रांस क्रू के 12 मेंबर और कुल 94 इजरायली नागरिकों को एक साथ उसी ट्रांजिट हॉल में कैद रखा जाता है। मांगे माने जाने की मोहलत का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को एक स्पेशल प्लेन से पेरिस भेज दिया जाता है। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होती उससे ठीक पहले इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स तक पैगाम भिजवाया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पर उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए।
आतंकी इजरायली सरकार की बात मान लेते हैं और मांगे मानने की डेडलाइन 4 जुलाई 1976 की दोपहर तक बढ़ा देते हैं। ना ही नहीं, इसी के कुछ घंटे बाद ही वो 100 और गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर देते हैं। इन सभी लोगों को भी स्पेशल प्लेन से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एंटबी एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में सिर्फ 94 इजरायली नागरिक, फ्रांस के 10 युवा मुसाफिर और एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर यानी कुल 116 मुसाफिर बचे थे। इसराइल की सरकार के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि न तो वो अपने नागरिकों और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह मौत के मुंह में धकेल सकती थी और ना ही आतंकवादियों की मांगे मान सकती थी, क्योंकि इजरायली सरकार का ये उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। मगर इजराइल से इतनी दूर वो भी अपने दुश्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़ाए, लगभग नामुमकिन काम था ये। जेकर्स की दी गई मोहलत नज़दीक आती जा रही थी। इजरायली सरकार ने इस दौरान अपने मित्र अफ्रीकी देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों से ईदी अमीन पर दबाव डालकर बंधकों को रिहा करवाने की तमाम कोशिशें की, मगर बात नहीं बनी। हालांकि बातचीत के साथ ही इजरायली सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बंधकों को रिहा कराने की तरकीब पर भी काम कर रही थी। बंधकों की रिहाई के सारे रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने आखिरी फैसला ले लिया था। फैसला था रेस्क्यू मिशन का। ब्रिगेडियर जनरल डान शमरोन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। प्लान बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन होने जा रहा था। इजरायली कमांडोज को ये मिशन बिजली की तेज़ी से पूरा करना था और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार अपना काम कर रही थी। रिहा किए गए गैर इजरायली बंधकों से बातचीत के बाद मोसाद एंटबी एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारी जुटा चुकी थी जहां बंधकों को रखा गया था। इसके साथ ही हाईजैकर्स और युगांडा सेना की सही तादाद भी पता लगा चुकी थी। इसी बीच मोसाद को पता चला कि 1960 और 70 के दौरान इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका के कई देशों में बहुत सी इमारतें बनाई थी। यहाँ तक कि युगांडा के एंटबी एयरपोर्ट का वो टर्मिनल भी इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी के जिस इजरायली इंजीनियर ने वो टर्मिनल बनाया था, उसकी मदद से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्शा बना लिया जहाँ बंधकों को रखा गया था। प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम तैयार होती है और इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन से शर्म एल शेख एयरपोर्ट से एंटबी के लिए उड़ान भरती है। इन खास प्लेन्स में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें भी थी। दरअसल मोसाद ने पता लगाया था कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज का शौकीन है और हमेशा उसी कार में बाहर निकलता है। ईदी अमीन के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे वो लैंड रोवर कारों में रहते थे। तरकीब ये थी कि एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हीं कारों में टर्मिनल की तरफ कूच किया जाएगा, ताकि युगांडा की सेना को लगे कि ईदी अमीन का काफिला है और वो आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाए। लेकिन खामोशी के साथ एंटबी एयरपोर्ट पर 4 प्लेन को लैंड कराना आसान नहीं था। युगांडा की एयर स्पेस में चोरी छुपे घुसना था, बिना एंटबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जानकारी के। और ये तभी मुमकिन था जब प्लेन बेहद कम ऊंचाई पर उड़े, 30 मीटर यानी 100 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर नहीं। इजरायली एयरफोर्स के 4 कार्गो प्लेन के साथ 2 बोइंग 707 प्लेन्स ने भी उड़ान भरी। पहली बोइंग जिसमें मेडिकल टीम मौजूद थी वो नायरोबी एयरपोर्ट पर रुक गई, जबकि दूसरी बोइंग को एंटबी एयरपोर्ट पर ही उतरना था बंधकों को वापस लाने के लिए। दिन था 3 जुलाई 1976। एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। वक्त था रात के 11 बजे। ठीक यही वक्त था जब इजरायली एयरफोर्स के 4 प्लेन बेहद नीचे उड़ान भरते हुए एंटबी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर पड़ते हैं। रात के अंधेरे में चारों प्लेन्स को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा गया कि वहां मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों को खबर तक नहीं लगी। प्लेन्स का कार्गो द्वार पहले से ही खुला था। एक एक कर मर्सिडीज और लैंड रोवर कारें रनवे पर उतर आती है। उनमें पहले से ही इसराइल के खुखार कमांडोज सवार थे। 100 इजरायली कमांडोज की इस क्रैक टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था।
इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बना रखे गए मुसाफिरों को छुटाने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा की आर्मी और आतंकवादियों का मुकाबला करना था। और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी छुड़ाए गए मुसाफिरों को साथ लाए खाली जहाज में बैठाना। इजरायली कमांडो एंटेबे एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। कार्गो प्लेन से उतारी गई काली मर्सिडीज सबसे पहले पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी युगांडा की सेना के 2 जवानों ने कार को रोकने का इशारा किया। दरअसल इदी अमीन ने कुछ दिन पहले ही नई सफ़ेद मर्सिडीज कार खरीद ली थी और अब वो उसी सफ़ेद कार में चलता था। ये बात उन दोनों जवानों को पता थी, मगर इजरायली कमांडो को नहीं। लिहाजा खतरा भापते ही दोनों जवानों पर इजरायली कमांडो ने साइलेंसर वाली बंदूक से गोली चला दी। जवाब में एक जवान ने भी AK-47 से फायर कर दिया। हालांकि युगांडा के दोनों जवान मारे गए, मगर गोलियों की आवाज़ से युगांडा के बाकी सैनिक चौकन्ने हो गए। वक्त बेहद कम था, लिहाजा इजरायली कमांडो ने रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। इमारत में घुसते ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू में चिल्ला रहे थे, हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ लेट जाओ। कमांडो ने 3 हाईजैकर्स को गोली मार दी। तभी एक 19 साल का फ्रेंच लड़का खड़ा हो गया। कमांडो ने उसे हाईजैकर समझा और गोली मार दी। इसके अलावा 2 और बंधक भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। कमांडोज को देखकर 3 हाईजैकर्स एक दूसरे कमरे में छिप गए, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनेड फेंके और गोलियों की बौछार कर दी। उसके बाद तीनों मारे गए। इजरायली कमांडोज ने अपने इस प्लान को बखूबी निभाया। सबसे पहले उन्होंने बंधकों को अपने घेरे में ले लिया। दूसरी टीम युगांडा की सेना पर टूट पड़ी। महज आधे घंटे के अंदर सभी हाईजैकर्स को खत्म कर यात्रियों को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचा दिया। इस पूरी कार्रवाई का जायजा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वें हवाई जहाज में बैठे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद ले रहे थे। इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के 48 जवान मारे गए, जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 प्लेन्स को भी जाते जाते इजरायली कमांडो ने तबाह कर दिया। ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हो गई, जबकि 5 कमांडो घायल हुए। ऑपरेशन में इजरायली यूनिट कमांडर योनातान नेतन्याहू की मौत हो गई। योनातान नेतन्याहू इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को बाद में ऑपरेशन योनातान का नाम दे दिया गया। ऐसा योनातान नेतन्याहू की शहादत के सम्मान में किया गया था। इस ऑपरेशन की कामयाबी और योनातान की शहादत ने उन्हें इजराइल के घर घर का हीरो बना दिया। इसके बाद इजराइल में नेतन्याहू परिवार को वो शौहरत मिली जिनका छोटा भाई देश का प्रधानमंत्री बने। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ एक जान का नुकसान हुआ, हालांकि 10 कमांडो घायल भी हुए। विदेशी जमीन पर मोसाद का यह पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला और जिसमें से 30 मिनट तक कमांडो कार्यवाही चली। यह सब युगांडा के तानाशाह इदी अमीन के लिए यह खून का घुट पीने जैसा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ा कर ले जा सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ जब इजरायली बंधक इजराइल पहुंचे और दुनिया को इस ऑपरेशन की भनक लगी, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का वो ऑपरेशन था जिसे दुनिया आज भी याद करती है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।